हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। 12 मार्च 2021 के आरआरबी एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। एनालॉगी से है, कहता है हरित क्रांति का वही संबंध कृषि से है, तो सफ़ेद क्रांति का क्वेश्चन मार्क के साथ। कहने का सेंस है हरित क्रांति कृषि से संबंधित है तो सफ़ेद क्रांति दुग्ध से संबंधित है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा दूध। ठीक है, अब कहता है डॉक्टर्स, सर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट का वेन आरेख। तो देखिए डॉक्टर में तो ये सर्जन भी होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं। कुछ जो सर्जन होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, सर्जन्स होते हैं। कहने का मतलब है एक ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें डॉक्टर को आप उसमें क्या करेंगे, आप सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट का कुछ कुछ हिस्सा दिखाएंगे। मतलब इसको सर्जन से आप दिखाइएगा और इसको न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाइएगा। ठीक है, क्योंकि सभी जो सर्जन्स होते हैं डॉक्टर होते हैं, सभी जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर ही होते हैं। कुछ जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं सर्जन होते हैं, कुछ सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो वेन आरेख होगा ऐसा होगा, या जिस ऑप्शन में होगा वहीं आप करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेन डायग्राम। दिया गया वेन आरेख कॉलेज के 80 छात्रों के एक समूह की खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल, ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल और सी टेनिस से है। उसके बाद बोल रहा है कितने छात्र एक से अधिक खेल खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 45। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ दिया गया जो वेन आरेख है यही वेन आरेख दिया गया है। इसके हेल्प से आपको बता देना है एक से अधिक खेल खेलना पसंद करते हैं, कितने छात्र ऐसे हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो 13 दिख रहा है ये तो सिर्फ एक खेलते हैं, मतलब एक जो प्रतिनिधित्व कर रहा है बैडमिंटन का, मतलब सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले 13 है। यहाँ देखिए 12 सिर्फ बास्केटबॉल खेलने वाले हैं और 10 सिर्फ टेनिस खेलने वाले हैं। मतलब ये तो एक ही खेल हो रहा है ना, जो ए है बैडमिंटन तो केवल 13 खेल रहे हैं, तो एक ही खेल खेल रहे हैं। ये 12 केवल एक ही खेल खेल रहे हैं बास्केटबॉल, और 10 केवल एक ही खेल टेनिस खेल रहे हैं। अब आपसे पूछा कि एक से अधिक, तो एक से अधिक का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आता है तीनों खेल खेलने वाले आते हैं। यहाँ पे वैल्यू आता है सिर्फ ए और बी खेलते हैं, यहाँ पे जो आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आता है सिर्फ ए और सी खेलते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा सिर्फ बी और सी खेलते हैं। मतलब कहने का सेंस है यहाँ 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 और यहाँ का वैल्यू क्या होगा, वही होगा जो एक से अधिक खेल खेलना पसंद करते हैं। अब देखिए इसको टोटल आपके पास 80 है, इस 80 में से सिर्फ एक एक खेल खेलने वालों का सम माइनस कर देंगे तो यहाँ का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, यहाँ का सब वैल्यू निकल जाएगा। मतलब एक से अधिक खेलने वाले छात्र का वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब है जो टोटल है 80, उसमें आप क्या करिए, सिर्फ एक खेलने वाले कितने हैं 13 है,
सिर्फ बी खोलने वाले 12 है और सिर्फ सी खेलने वाले 10 है। मतलब इस टोटल में से इसको सम करके माइनस कर लेंगे तो एक से अधिक खेल खेलने वाले छात्रों का पसंद आ जाएगा। अब देखिए 80 माइनस, अब इसको देखिए 13 2 15 10 25 और 10 35, मतलब ऐड करने पे 35। तो 80 में से 35 घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5 और ये 7 हो गया, 7 में से 3 गया 4, 45 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले अगर आप वेन डायग्राम समझ रहे हैं तो इजी हो जाएगा इसको बनाना। ठीक है, टोटल आपको छात्र का समूह दिया हुआ है और इस डायग्राम में सिर्फ एक एक खेल देने वालों को डिनोट कर दिया है। तो आपसे पूछ लिया एक से अधिक खेल खेलना, जो कितने छात्र हैं जो एक से अधिक खेल खेलना पसंद करते हैं। तो ओवरऑल जो देखें कि सिर्फ एक एक खेल खेलने वाले जो दिए गए हैं उस सब को हम ऐड करके टोटल में से माइनस कर लेंगे तो एक से अधिक खेल खेलने वाला जो छात्रों का पसंद हमको आ जाएगा। तो एक से अधिक खेल खेलने वाले छात्रों का पसंद कितना है? 45 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ब्लड रिलेशन से है। यदि a प्लस बी का मतलब a बी का पिता है, a माइनस बी का मतलब a बी का भाई है, a मल्टीप्लाई b का मतलब a बी की पत्नी है, तथा a डिवाइड b का मतलब a बी की बहन है, तब p प्लस क्यू डिवाइड r का मतलब है। ऑप्शन ए p r का पिता हो सकता है, ऑप्शन बी r p की बहन है, ऑप्शन सी r p का पिता हो सकता है, डी r q की बहन है। तो देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है तब p प्लस क्यू डिवाइड r का मतलब है। आपको इसमें दो ही सिंबल ना यूज किया है तो बस दो सिंबल को यूज कर लीजिए। देखिए a डिवाइड b का क्या मतलब है? a जो है b की बहन है, कहने का मतलब है, देखिए तो a जो है मतलब पहले वाले a जो है b की बहन है, तो उसी प्रकार जो क्या हो जाएगा? q जो हो जाएगा r की बहन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस का a प्लस b का मतलब है a जो है b का पिता है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? q का पिता हो जाएगा p। अब देख लीजिए तो यहाँ r जो है इसको बहन बुला रही है तो ये बहन हो गया, बहन के पिता। तो मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे तो क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ मेल फीमेल में, लेकिन आपको ऑप्शन देखिएगा क्या दिया हुआ है। P जो है R का पिता है, वो आपको बहन भी आपको पिता बुलाता है, भाई भी। कहने का मतलब यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन, यहाँ से P और R में जो रिलेशन आएगा, P को R क्या बोल के पिता कह के बुलाएगा। ऑप्शन में देखिए P R का पिता हो सकता है, R P की बहन है, ये तो कट जाएगा। R P का पिता हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन डी R Q की बहन है, R जो है Q की बहन है। यहाँ पे R के बारे में भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, इस कारण से गलती हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात तो डिफिनिट हो जाएगा, P जो है R का पिता होगा, एकदम क्लियर। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे संगत है, इससे मेल कर रहा है, इस कारण से आप ऑप्शन ए करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रैंकिंग से है। 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश 13वें स्थान पर है। इस क्रम व्यवस्था में सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। सबसे पहले देखिए
जो रमेश का है कक्षा में 13वें स्थान है, मतलब रमेश के लिए हम अगर आर से यूज करते हैं, रमेश को हम आर से अगर डिनोट करते हैं, रमेश के लिए हम आर से डिनोट करते हैं, तो रमेश के ऊपर कितने लोग होंगे? 12 लोग होंगे, है ना। रमेश के ऊपर कितने लोग होंगे? 12 लोग होंगे, तो रमेश का 13वां स्थान है। अब इस क्रम व्यवस्था में सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। कहने का मतलब है जो सुरेश है इसके नीचे 5 विद्यार्थी है, सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी है। तो हमने सुरेश यहाँ पे डिनोट किया, सुरेश के लिए एस लिखा और इसके नीचे हम 5 विद्यार्थी को बैठा दिए। अब जो 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, तो इसको आपको टोटल ऐड करने पर 33 होना चाहिए, टोटल ऐड करने पर 33 होना चाहिए। देखिए 12 और 1 13 और 5 18 और 1 19 इसमें आ गए हैं। कितने और आएंगे तो 33 हो जाएगा। तो 19 को इसमें से माइनस कर लीजिए, 13 में से 9 गया 4, 2 में से 1, 14 स्टूडेंट और आ जाएंगे तो 33 हो जाएगा। तो यहीं आपसे पूछ रहा था कि रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो यहीं है रमेश, यहाँ है सुरेश। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? 14 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोल रहा था रमेश को, उसका पोजीशन आप बैठा दीजिए। रमेश 13वें स्थान पे है, मतलब रमेश के ऊपर 12 लोग ऑलरेडी बैठे हैं। अब कहता है इस क्रम व्यवस्था में सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी है, तो जहाँ सुरेश बैठा होगा उसके नीचे 5 विद्यार्थी आपको बैठाना होगा। और टोटल जो है विद्यार्थियों का 33 है, तो इस व्यवस्था में टोटल 33 लोग आना चाहिए। तो इस व्यवस्था में इन दोनों के बीच नहीं होने के मतलब 12 1 13 1 14 और 5 19 आ गए थे, तो कितने और आ जाएंगे तो 33 हो जाएंगे, तो 14 और आ जाएंगे तो 33 हो जाएंगे। इस कारण से 14 यहाँ पे आ गए, तो पूरा आपको 33 का स्टूडेंट्स का मिल गया, एक रो ऊपर से नीचे। तब आपसे पूछा कि रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? 14। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डाइस से पूछा गया है, नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के समूह कौन सा अंक है। ये जो स्थितियाँ दी गई हैं नीचे में आपको दिख रहा है, 4 स्थितियाँ दी गई हैं। अब पूछा ना कि 3 के समूह कौन सा अंक होगा, तो आपको पासे के बारे में हम बताए थे। जो पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा जिसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, जिसको हम मार्केट से लाते हैं। उसमें क्या बातें होती हैं एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। स्टैंडर्डाइज होता है जो हम लोग मार्केट से परचेज करके लाते हैं, उसको मानक पासा बोलते हैं। इसमें 6 सतह होते हैं। अगर ऊपर की सतह पे 1 अंकित है तो उसके नीचे की सतह पे 6 अंकित रहता है ना। अगर 2 उसके सतह पर अंकित होगा तो उसके विपरीत सतह पे क्या होगा? 5 अंकित होगा। अगर 3 अंकित रहेगा तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होता है? 4। कहने का मतलब है विपरीत जो फेस का जो सम है 7 होता है। अगर 1 ऊपर होता है तो 6 उसके नीचे होता है, 2 अगर उसके ऊपर होता है तो उसके नीचे 5 होता है, अगर 3 उसके ऊपर होता है तो उसके नीचे 4 होता है। कहने का मतलब विपरीत सतहों का जोड़ होना चाहिए 7, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर नॉन स्टैंडर्डाइज से पूछे जाते हैं, स्टैंडर्डाइज से भी पूछे जाते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या हो जाएगा? पड़ोसी सतह का जो सम है ना वहाँ 7 दे देगा। पड़ोसी सतह का जो सम है ना 7। पिछला जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे
मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे पूछा था, उसको हम सॉल्व किए थे। यहाँ देखिए तो ये 5 6 पड़ोसी सतह है, इसका सम क्या है 11 हो रहा है। फिर 5 और 4 पड़ोसी सतह है, इसका सम क्या हो रहा है 9 हो रहा है। उसी तरह से 2 और 4 को सम करिएगा तो 6 हो रहा है। 2 और 1 को सम करिएगा तो 3 हो रहा है। 1 और 4 को सम करिएगा तो 5 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी 4 और 6 को सम करिएगा तो 10 हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 3 और 5 को सम किए तो 8 हो रहा है। 3 और 6 को सम करना है तो 9 हो रहा है। 6 और 5 को सम किए तो 11 हो रहा है। 4 और 5 को सम किए तो 9 हो रहा है। 4 और 1 को सम किए तो 5 हो रहा है। 1 और 5 को सम किए तो 6 हो रहा है। मतलब कोई भी पड़ोसी सतह का सम 7 नहीं है। इसका मतलब जो ये डाइस दिया गया है ना, स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा का यह दिया गया है स्थिति। तो अभी हम बताएं, अगर मानक पासा देखते ही आपको क्या हो जाएगा, अगर 3 के समूह पूछ रहा है ना तो 3 के समूह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 के समूह 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो दिए गए प्रारूप है ना, स्टैंडर्ड डाइस के दिए गए प्रारूप हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट मतलब फेसेज का सम 7 होता है। तो पड़ोसी का कोई का 7 नहीं है। इसका मतलब क्या है, पड़ोसी किसी भी सतह को हम ऐड किए तो 7 नहीं आया, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो इस कारण से आपको 3 के जो समूह पूछ रहा है, 3 के समूह क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस वीडियो को नए देख रहा है, सबसे पहले कि सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो भी पता रहे, और क्या आप सही करके आ रहे हैं उसका आंसर आपको तो रिमेंबर होगा, तो आपका सही है कि गलत है ये भी पता चल जाएगा। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए कि मान लीजिए किसी टॉपिक से उनको कंसेप्ट नहीं मालूम है तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ओवरऑल जो सेशन है, जिन लोगों को अच्छा लगा होगा वो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।